छत्रपाल जी का आना, संतोष जी का जाना कुछ लोगों के लिए हादसे और सदमे जैसा था। परवीन सिंह ऐरन का आज की तारीख में अपना कोई वोट बैंक नहीं है। 5 साल तक सांसद रहने के बाद जो कुछ उन्होंने प्रस्तुत किया, मित्र, ये कोई राजनीति में ऐसा होता नहीं है। मुसलमान हमें वोट नहीं देता है, हिंदू भी तो सारा हमें वोट नहीं देता है। कोई मायावती का हिंदू, कोई मुलायम सिंह का हिंदू, कोई कांग्रेस का हिंदू, फिर उसके बाद बचा कुचा दम खम के साथ भाजपा का हिंदू। जैसा लोग महसूस कर रहे हैं कि छोटे लाल जी बीएसपी से बाहर हो गए, कांग्रेस और सापा एक साथ आ गई, अकेली बीजेपी पड़ गई, ऐसा भी मुकाबला नहीं है। जो वोट बैंक जिसका है वो मिलेगा। अब देर से कहा या क्या कहा, लेकिन कहा उन्होंने, गृह मंत्री का मंच से कहना कि हमने संतोष जी के बारे में कुछ विचार किया, विश्वास करने लायक बात है। और संतोष जी पहले भी चुनाव लड़ा रहे थे, थोड़ा बहुत मन में कष्ट रहता है, साथ वालों के भी रहता है, स्वाभाविक था वो, लेकिन संतोष जी अपना काम किया। आंकड़ेबाजी में विश्वास नहीं करता, थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है। ये सीट जो है छत्रपाल जी बड़ी शान से जीतेंगे। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव में मतदान हो चुका है बरेली में, और बरेली के आसपास भी मंडल की सभी सीटों पर 5 सीटें हैं या 5 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोकसभा पीलीभीत के प्रभारी गुलशन आनंद जी हैं। गुलशन आनंद जी के बारे में अगर और ज़्यादा बात करें तो आप संतोष जी के बहुत करीबी लोगों में रहे हैं, थिंक टैंक रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि जिस तरह से वोटिंग हुई है, एक सीधे तौर पर तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि 4 जून तक इंतज़ार करना होगा, लेकिन जो ट्रेंड रहा है उसको लेकर अब क्या उम्मीदें हैं, क्या नतीजा आ सकता है, उसको लेकर हम बात करेंगे। गुलशन आनंद जी, अगर हम इस चुनाव को देखें तो ये चुनाव कई तरह से एक बदलाव लेकर आया था। एक बड़ा बदलाव ये था कि 40 साल बाद संतोष गंगवार जी जो लंबे समय से यहाँ पे इस सीट पर जीतते चले आ रहे थे, और उनकी सक्रिय राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने विराम देकर कुछ और भूमिका उनके बारे में तय की थी। तो इस चुनाव में एक चीज़ ये थी, दूसरी चीज़ ये थी कि ये चुनाव बहुजन समाज पार्टी के बगैर लड़ा गया है। जैसे हर बार ये रहता था कि 3 पार्टियाँ 4 पार्टियाँ चुनाव लड़ती थीं, सीधा चुनाव हुआ है गठबंधन और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन था उनके बीच चुनाव हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि सीधे चुनाव में क्या रह सकता है? पहले बात करते हैं कांग्रेस और सापा की गठजोड़ की। पिछले चुनाव में सापा और बासपा का गठजोड़ हुआ था, तो ये लोग अपनी विश्वसनीयता मतदाता में खो चुके हैं। वोट पड़ना एक फिक्स वोट बैंक है हर एक का, तो उतना पड़ते ही है। नेतृत्व कौन है, लीड कौन कर रहा है, उसके साथ प्रतिशत घटता बढ़ता रहता है। यही कांग्रेस के प्रत्याशी ने सापा ज्वाइन करी, अब वो कांग्रेस और वो इकट्ठे हो गए। बासपा के प्रत्याशी जो थे एक बार विधायक रहे हैं, उनकी भी अपनी कोई ऐसी विचारधारा स्टैंडिंग नहीं है, जब मौका मिले दल बदल लो और चुनाव लड़ जाओ, उनका इतना ही एजेंडा है। एक बात आपने महत्वपूर्ण कही, मत प्रतिशत को लेकर। कई बार व्यक्तिगत मुझे भी लगता है, मैं 89 से चुनाव लड़ने और लड़ाने की राजनीति में रहा हूँ, कभी कभी निराशा होती है वोटर के प्रति। भाई वो चाहता क्या है? सज्जनता के पैमाने पर संतोष जी के सामने कोई खड़ा नहीं होता। एज फार एज पार्टी इज कंसर्न, लीडर इन कंसर्न, मोदी जी के सामने इनमें से एक भी खड़ा नहीं होता। योगी जी के मुख्यमंत्रित्व काल को अगर लें, आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी और जानकार हैं, उनके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं होता। मोदी जी का रोड शो हो गया, अमित शाह जी आ गए, योगी जी आ गए, और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके सब काम किए, लेकिन मत प्रतिशत में फिर भी निराशा हाथ लगी। फिर आखिर वोटर चाहता क्या है? वो क्यों मौका देता है दूसरों को ये कहने के लिए कि भाई अब हम क्या करें? एक वोट बैंक फिक्स है, लाखों करोड़ों रुपए का सामान बांट दिया, घर से नहीं बांटा, केंद्र सरकार पर, उसके बावजूद भी वो वोटर, मैं नाम लेकर सीधा कहता हूँ, मुस्लिम वोटर हमारे साथ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा और नहीं आ रहा। हम हिंदू वोट बैंक की राजनीति करते नहीं हैं। अगर करते होते तो कहते भाई कुछ भी हो जाए, या मनमोहन सिंह कह सकते हैं सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हम भी कह सकते हैं नहीं भाई हमारा वोट बैंक है, ये फिक्स है, वो वोट बैंक हमें नहीं देता, हम उनके बारे में भी नहीं विचार करेंगे। लेकिन नहीं, हमारी विचारधारा भाजपा की, संघ की कभी ऐसी नहीं रही। सबको साथ लेके चलना, उसका प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उस सब में इतना जरूर हुआ कि आज लाइन खिंच गई है। ए वोटर, तुझे भी बताना पड़ेगा कि तू प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से आखिर चाहता क्या है। क्या तू वोट देते वक्त इसी पे रहेगा कि मस्जिदों से फतवे जारी हो गए, कि मदरसों से जारी हो गए,
कि ओवैसी ने कह दिया या फलाने ने कह दिया। क्या इसी पे रहोगे आखिर कब तक? अच्छा गुलशन जी, आप ये मान रहे हैं कि जो वोट प्रतिशत कम हुआ है वो इस वजह से कम हुआ कि जो मुस्लिम वोटर था, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, उसने वोट नहीं दिया, या फिर सभी वोटर में एक तरह नहीं, से? सभी वोटर में। मैंने कहा ना, आखिर वोटर क्या चाहता है, मैंने उसको अलग अलग नहीं किया। अच्छा, कहीं पार्टी ने ये पहले ही महसूस कर लिया था कि कहीं ना कहीं जब हम नेतृत्व, एक तरह से नेतृत्व परिवर्तन था, बल्कि एक युग परिवर्तन था, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की मैं बात सहमत करें, हूँ आपकी बात कि से। जिस तरह से संतोष जी को सक्रिय राजनीति से अलग रखा गया, वो एक तरह से युग परिवर्तन था। पहली बार हमने देखा कि 40 साल तक लगातार संतोष गंगवार अपना नामांकन करने कलेक्ट्रेट आते थे और पहली बार वो किसी और का नामांकन कराने वहाँ पहुँचे थे। तो ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से लग रही थी कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का असर पड़ेगा। यही वजह रही कि हमने देखा कि मोदी जी यहाँ पे रोड शो करने के लिए आए, अमित शाह जी ने रैली की, और सभी विधानसभाओं में मोदी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, वो भी चक्कर लगा कर गए, और फिर उनके बाद डिप्टी सीएम भी आए। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ये लग रहा था कि वोटों में उदासीनता है, या कहीं संतोष जी को पीछे किए जाने की वो थी? मैं आपके वाक्य में से ही परिवर्तन शब्द को पकड़ता हूँ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, एवरीवेयर। राजनीति ही क्यों, परिवारों में, रजवाड़ों में, मुगलों में। वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने तलवार की धार पर काट कर, मार कर, फांसी पे चढ़ा के परिवर्तन किया, कुछ लोगों ने शांतिपूर्वक कर दिया। हमारे यहाँ भी अशांति आई महाभारत के काल में, उदाहरण है भाई। सब यही तो था। आखिर में कहा कि भाई 5 गांव दे दो, उन्होंने कहा ये भी नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। परिवर्तन हुआ ना। ऐसा परिवर्तन लोकतंत्र के अंदर अवश्यम भावी है। न मैं महाभारत के उदाहरण को लागू करना चाहूँगा, न मुगलों के लागू करना चाहूँगा, वो सर्वनाश की तरफ ले जाता है। लोकतंत्र में आपको भी निर्णय करना पड़ेगा, ऐ मतदाता। मैंने शुरू में कहा ना कि आखिर तू चाहता क्या है। मैं उसमें हिंदू मुस्लिम भी नहीं कह रहा हूँ। मुसलमान हमें वोट नहीं देता है, हिंदू भी तो सारा हमें वोट नहीं देता है। कोई मायावती का हिंदू, कोई मुलायम सिंह का हिंदू, कोई कांग्रेस का हिंदू, फिर उसके बाद बचा कुचा दम खम के साथ भाजपा का हिंदू। और जब वक्त आया तब उसने दिखाया भी। तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं, वो दिखाने जा रहा है। योगी जी भी होके गए हैं, वो दिखाने जा रहा है। संतोष जी का टिकट कटने की जो बात आपने कही है, पार्टियां निर्णय करती हैं। एक 75 वर्ष की आयु का उदाहरण लोग देते हैं, तो लोग साथ में कहते हैं मैं हेमा मालिनी को क्यों दे दिया आपने, वो लीडर नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है। तो पार्टी ने तय कर लिया था कि इस बार हम संतोष जी को किसी दूसरे महत्वपूर्ण पद पर देंगे, उनको बता दिया गया था। इसलिए छत्रपाल जी को टिका। और छत्रपाल जी जैसा व्यक्तित्व भी संघ का, संगठन का व्यक्ति। एक बार चुनाव हार जाना कोई अलग बात है, दुनिया से अलग नहीं। कौन कौन नहीं हारा, अटल जी हारे, इंदिरा जी हारी, जाने कौन कौन हारा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन संतोष जी और संगठन ने मिलकर छत्रपाल जी का चुनाव लड़ाया है। पार्टी का कार्यकर्ता जी जान से लड़ा है। ये अफवाहों का बाजार राजनीति में क्या हर जगह गर्म होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी गर्म रहता है। टाटा का, बिरला का, अंबानी, अडानी के घरों के अंदर अंदर नए नए लोग पैदा हो जाते हैं। उससे कोई चिंता की बात नहीं है। सीट जो है छत्रपाल जी बड़ी शान से जीतेंगे। और संतोष जी ने तन मन धन हर तरीके से चुनाव लड़ा है और हर जगह मैसेज दिया उन्होंने। छोटी मोटी घटना का आपने जिक्र किया, भारत सेवा ट्रस्ट पे हो गई, ठीक है, ये आक्रोश था कोई लोगों में, उन्होंने प्रकट किया, पर वो प्रकटीकरण का तरीका अच्छा नहीं था संगठन की दृष्टि से, उससे बचा जाना चाहिए था। जिस तरह से आमने सामने का मुकाबला हुआ है कि 2 कैंडिडेट सिर्फ लड़े हैं, और पहली बार चुनाव में, शायद मुझे जहां तक लग रहा है बरेली के चुनाव में, चूंकि आप मुझसे ज़्यादा आपने चुनाव देखे होंगे, इस तरह का चुनाव कभी पहले हुआ कि 2 ही कैंडिडेट आमने सामने लड़े हों, तीसरा कोई कैंडिडेट ही नहीं? ना हुआ है। आप याद करिए, बेगम आबदा अहमद साहब के टाइम हुआ है, मिसर यार खां के समय हुआ है। तब तो चुनाव भी हिंदू मुस्लिम पे हुआ करते थे। नहीं, पार्टियां तो और भी लड़ी होंगी ना? नहीं लड़ी, कोई नहीं। कुछ नहीं, एक ढकोसला था। अकबर अहमद डम्पी जब लड़े हैं तो दूसरा कोई नहीं था संतोष जी के सामने। नहीं, लेकिन जैसे पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं ना, इस बार ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट आए और उनका पर्चा खारिज हो गया। तो एक ये समझ सकते हैं कि एक अचानक एक घटना थी ये। जैसे कोई पार्टी अलग नहीं रहना चाहती थी उससे, चुनाव से, लेकिन ऐसा हुआ कि अगर हम लास्ट में देखें तो एक तरफ गठबंधन था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के छत्रपाल सिंह गंगवार थे। इस तरह का चुनाव जब होता है तो इसमें अगर हम अब इस बार के चुनाव की बात करें, चूँकि आपने देखा भी है, तो क्या लगता है कि इसका फ़ायदा, जैसे आपकी जो पार्टी है उससे बड़े नेता भी आए, और ज़्यादातर चुनाव अगर हम देखें तो लोगों से हमने भी बात की, उन्होंने कहा कि हम मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, तो क्या आपको होगा या फिर गठबंधन को भी हो सकता है? नहीं, गठबंधन को कोई फ़ायदा इसका मिलने वाला नहीं है।
गठबंधन स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। आप ये कहें कि मैं बीजेपी का हूँ इसलिए कह रहा हूँ, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी विश्वसनीयता इतने तक रह गई है कि मोदी, भाजपा, आरएसएस इतने से काम नहीं चला तो फिर चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका का विरासत का कानून, आखिर में अब राहुल गांधी ने जो बोला है, एक सीनियर वकील हैं मुसलमान जो बीजेपी के फेवर ने कहा सीधे सीधे 153A का मुकदमा बनता है। जो लोगों को भड़का रहा है 50% ओबीसी वोटर, तुम निकल के आओ, अपना हक मांगो, नहीं तो छीनो। आप वीडियो देखेंगे, रिजवी साहब हैं, तो उन्होंने कहा 153A का मुकदमा बनता है इस आदमी के खिलाफ, इसको जेल जाना चाहिए। हाउ डेयर ही टू से दिस कि छीनो 50% ओबीसी अपना। मुसलमान तुम छीनो, ओबीसी तुम छीनो, तो अपर कास्ट। अगर वो ये बात बोल देगा तो संघ, भाजपा, मोदी ये तो देश को बर्बाद कर, सब कुछ आ जाएगा। तो मैंने अभी 1-2 लाइनें कही एक चैनल पर, हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। तुम्हें सब छूट है क्योंकि तुम विपक्ष में हो, तुम देश की सत्ता को हड़पना चाहते हो, जो चाहे कह लोगे आप। ये पाप है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये महापाप है। आमने सामने के मुकाबले में मतों का अंतर जो जीत का होगा वो ज़्यादा होगा, या ये करीबी मुकाबला देख रहे हैं आप? ऐसा करीबी भी नहीं है जैसा लोग महसूस कर रहे हैं कि छोटे लाल जी बीएसपी से बाहर हो गए, कांग्रेस और सपा एक साथ आ गई, अकेली बीजेपी पड़ गई। ऐसा भी मुकाबला नहीं है। जो वोट बैंक जिसका है वो मिलेगा। परवीन सिंह ऐरन का आज की तारीख में अपना कोई वोट बैंक नहीं है। 5 साल तक सांसद रहने के बाद जो कुछ उन्होंने प्रस्तुत किया, मित्र, ये कोई राजनीति में ऐसा होता नहीं है। वैश्य वोट भी उनको नहीं मिला है उनकी बिरादरी का। अब सामने बूथवार निकाल रहे हैं, अब तो सब आ जाएगा सामने। जिस रामपुर गार्डन, सिविल लाइन, एलीट क्लास पे उन्हें भरोसा है, वो सारा इस बार छत्रपाल जी के साथ नहीं, वो सारा भाजपा, मोदी जी, योगी जी और संगठन के साथ है। उनकी समझ में आ रहा है, केंद्र में बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी, स्थानीय निकाय में बीजेपी। हम किस आदमी को वोट देंगे जो अभी उंगलियों पर गिन रहे हैं कि हमारी इतनी सीटें आएंगी। अभी उनकी उंगलियां सबकी मिला के पूरी नहीं हो रही हैं कि हम 150 तक कहीं पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। और आज डाटा एनालिस्ट बता रहे हैं कि आज की तारीख में हम 300 प्लस हैं, अभी 3 चरण बाकी हैं। हर आदमी 400 से ऊपर आप नहीं जा रहे हैं, ये तो कह रहा है। 300 से ऊपर हमें मान रहा है, यानी सरकार हमारी आ रही है। आप स्वीकार कर रहे हैं सब लोग, तो भाई तुम कहाँ स्टैंड करोगे 3 चरण में? आपके सामने आखिर में नाई ने नाई कितने बाल, बाबूजी चिंता मत करो, अभी सामने आए चले जाते हैं। पिछले चुनाव संतोष गंगवार 2,88,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। इस बार जब सीधा सीधा मुकाबला हो रहा है, पिछले चुनाव में कई कैंडिडेट थे और उन पे वोट बटा था, इस बार 2 ही जगह वोट बटेगा, तो ये जो जीत का आंकड़ा उनका था, ये उससे ज़्यादा होगा या फिर उससे कम होगा? मैं आंकड़ेबाजी में विश्वास नहीं करता, थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है। देखिए, छत्रपाल जी का आना, संतोष जी का जाना कुछ लोगों के लिए हादसे और सदमे जैसा था। बहुत कोई कुछ भी, उनके परिवार के लोग भी कुछ कैसे, मैं ये, मेरा उनका 84, 16, 24, 40 साल का साथ है, और 89 से लेके इस चुनाव तक तो राजनीतिक साथ भी है। मुझसे ज़्यादा कौन जानता है उनको? वो राजनीति की यूनिवर्सिटी हैं, वो विश्वविद्यालय, बहुत कुछ सीखना पड़ता है उनसे। बड़े शांत भाव से उन्होंने इतने साल काट दिए। मुझे आप एक बात बता दीजिए, प्रधान रहते हुए गुंडागिर्दी जिला पंचायत ब्लॉक में होती है, इतने साल सांसद हैं वो, तो वो उनके साथ के किसी व्यक्ति ने कहीं ऐसा कोई कब्जा कर लिया, कोई ऐसी खबर आई हो? आप तो 20 साल से, आपने तो मुझे एक एक कदम चलते देखा है। रमेश जैन, गुलशन, डॉक्टर त्रिवेणी दत्त, 3 ही लोग तो उनके साथ होते थे। डॉक्टर त्रिवेणी दत्त दिल्ली, रमेश जैन ऑफिस में, गुलशन साथ में। कहीं को घटना दुर्घटना आपको सुनने के मिली कि थाने में चले गए हों, ये कब्जा कर लिया तीनों को लेकर? तो सपने में सोचना भी मुश्किल है संतोष गंगवार होना। जी, एक बात है गुलशन जी, कि जैसे अमित शाह जी ने आके बाद में कहा, ये बात अगर कहीं पहले पार्टी की प्लेटफॉर्म पर कहीं से कही जाती कि संतोष जी का भी दूसरा इस्तेमाल होगा, तो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी बात होती। अब देर से कहा या क्या कहा, लेकिन कहा उन्होंने। गृह मंत्री का मंच से कहना कि हमने संतोष जी के बारे में कुछ विचार किया, विश्वास करने लायक बात है। और संतोष जी पहले भी चुनाव लड़ा रहे थे, थोड़ा बहुत मन में कष्ट रहता है, साथ वालों के भी रहता है, स्वाभाविक था वो, लेकिन संतोष जी अपना काम किया। और पार्टी, गृह मंत्री के बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी आगे आने वाला समय वो अपने आप बताएगा क्या होगा। अभी आपने गुलशन आनंद जी को सुना,
जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि 1 लाख का अंतर रहेगा, कोई कह रहा है कि हम सांसद बन गए, लेकिन गुलशन जी ने साफ कर दिया है कि चुनाव जैसे होते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वैसे ही हुए हैं। कुछ वोट ऑफ परसेंट कम हुआ है, उससे थोड़ा हार जीत का अंतर अलग हो सकता है, लेकिन जीत एक तरह से गुलशन आनंद जी की तरफ से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जीतने जा रहे हैं। अब 4 जून का इंतज़ार करना पड़ेगा कि गुलशन आनंद जी कह रहे हैं वो कितना सच है। तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।